लीजिए सुनिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अप्सरा का भाग 15 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। राजकुमार को नए कंठों से संगीत से कुछ देर तक आनंद मिलता रहा, पर पीछे से कुंवर साहब के चले जाने के बाद महफिल कुछ बेसुरी लगने लगी। जैसे सबके प्राणों से आनंद की तरंग बह गई हो, जैसे मनोरंजन की जगह तमाम महफिल कार्यक्षेत्र हो रही है। गायिका कनक के संगीत का उस पर कुछ प्रभाव पड़ा था, पर विदुषी कुमारी कनक उसकी नजरों में गिर गई थी। अज्ञात भाव से इसके लिए उसके भीतर दर्द हो रहा था। कुछ देर तक तो बैठा रहा, पर जब कनक भीतर चली गई और थोड़ी ही देर में कुंवर साहब भी उठ गए, कनक बड़ी देर तक न आई। फिर जब आई तब बाहर ही से माँ को बुलाकर उठ गई। ये सब देखकर वो स्टेज, गाना, कनक और अपने प्रयत्न की तरफ से वीतराग हो चला। फिर उसके लिए वहां एक एक क्षण पहाड़ की तरह बोझिला हो उठा। राजकुमार उठकर खड़ा हो गया और बाहर निकलकर धीरे धीरे डेरे की तरफ चला। बहू जी के मायके की याद से शरीर से जैसे एक भूत उतर गया हो। नशे के उतारे की शिथिलता थी। धीरे धीरे चला जा रहा था। कनक की तरफ से दिल को जो चोट लगी थी, रह रहकर नफरत से उसे और बढ़ाता। तरह तरह की बातें सोचता हुआ चला जा रहा था। ज्यादा झुकाव कलकत्ते की तरफ था। सोच रहा था कि इसी गाड़ी से कलकत्ते चला जाएगा। जब गढ़ के बाहर निकलकर रास्ता चलने लगा तो उसे मालूम हुआ कि कुछ आदमी और उसके साथ आ रहे हैं। उसने सोचा ये लोग भी अपने घर जा रहे होंगे। धीरे धीरे चलने लगा। वे लोग नजदीक आ गए। 4 आदमी थे। राजकुमार ने अच्छी तरह नजर गड़ाकर देखा। सब साधारण सिपाही दर्जे के आदमी थे। कुछ न बोला, चलता रहा। हटिया से निकलकर बाहर सड़क पर आया। वे लोग भी आए। सामने दूर तक रास्ता ही रास्ता था, दोनों बगल खेत। राजकुमार ने उन लोगों की तरफ फिरकर पूछा, तुम लोग कहाँ जाओगे? कहीं नहीं, जहां जहां आप जाएंगे। मेरे साथ चलने की क्या मानी? तारा बहन ने हमें आपकी खातिरदारी के लिए भेजा था। साथ चंदन बाबू भी थे। चंदन? हाँ, वो आज की गाड़ी से आ गए। राजकुमार की आंखों पर दूसरा पर्दा उठा। संसार अस्तित्व युक्त और सुखों से भरा हुआ सुंदर मालूम देने लगा। आनंद के उच्छ्वसित कंठ से पूछा, कहाँ है वे? अब आपको मकान में मालूम हो जाएगा। ये चारों उसी गांव के आत्माभिमानी अशिक्षित वीर, आजकल की भाषा में गुंडे थे। प्राचीन रूढ़ियों के अनुसार चलने वाले। किसी ने रूढ़ी के खिलाफ किसी तरह कदम बढ़ाया तो उसका सिर काट लेने वाले। गांव की बहुओं और बेटियों की इज्जत तथा सम्मान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व स्वाहा कर देने वाले। अंग्रेजों और मुसलमानों पर विजातीय घृणा की आग भड़काने वाले। मलखान और ऊदल के अनुयायी, महावीर जी के अनन्य भक्त, लुप्त गौरव क्षत्रिय जमींदार घराने के सुबह के नक्षत्र अपने स्वल्प प्रकाश में टिमटिमा रहे थे। अधिक जलने के लिए उमड़ते हुए धीरे धीरे बुझ रहे थे। रिश्ते में ये तारा के भाई लगते थे। राजकुमार के चले जाने पर तारा को इनकी याद आई तो जाकर नम्र शब्दों में कहा, भैया, आप लोग चंदन के साथ जाओ और राजकुमार को देखे रहना, कहीं टंटा न हो जाए। ये लोग चंदन के साथ चले गए थे। चंदन ने जैसा बताया वैसा ही करते रहे। खानदान की लड़की तारा अच्छे घराने में गई है। वहां वाले सब ऊंचे दर्जे के पढ़े लिखे आदमी हैं। इसका इन लोगों को गर्व था। धीरे धीरे गांव नजदीक आ गया। राजकुमार ने तारा का मतलब दूर तक समझकर फिर ज्यादा बातचीत इस प्रसंग में उनसे नहीं की। चंदन के लिए दिल में तरह तरह की जिज्ञासा उठ रही थी। वो क्यों नहीं आया? तारा ने सब बातें उससे जरूर कह दी होंगी। वो कहीं उसी चक्कर में तो नहीं घूम रहा। पर ये लोग क्यों नहीं बतलाते? राजकुमार इसी अधैर्य में जल्द जल्द बढ़ रहा था। मकान आ गया। गांव के आदमियों ने दरवाजे पर बिट्टू बिट्टू की असंकुचित निर्भय आवाज उठाई। तारा ने दरवाजा खोल दिया। राजकुमार को खड़ा हुआ देख स्नेह स्वर से कहा, तुम आ गए? सुनो, एक ने गंभीर कंठ से तारा को एक तरफ अलग बुलाया। तारा निसंकोच बढ़ गई। उसने धीरे धीरे कुछ कहा। बात समाप्त कर चारों ने तारा के पैर छुए। चारों एक तरफ चले गए। चिंतायुक्त तारा राजकुमार को साथ लेकर भीतर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। तारा के कमरे में जाते ही राजकुमार ने पूछा, बहू जी, चंदन कहाँ है? इतनी जल्द आ गया? पुलिस के पास कोई मजबूत कागजात उसके बागीपन के सबूत में नहीं थे। सिर्फ संदेह पर गिरफ्तार किए गए थे।
पुलिस के साथ खास तौर से पैरवी करने पर जमानत पर छोड़ दिए गए हैं। इस पैरवी के लिए बड़े भाई से नाराज हैं। मुझे कलकत्ते ले जाने के लिए आए थे। यहां तुम्हारा हाल मुझसे सुना तो बड़े खुश हुए और तुमसे मिलने गए। पर रज्जू बाबू, युवती की आंखें भर आईं। राजकुमार चौंक उठा। उसे विपत्ति की शंका हुई। चकित देखता हुआ युवती के दोनों हाथ पकड़कर आग्रह और उत्सुकता से पूछा, पर क्या? बतलाओ, मुझे बड़ी शंका हो रही है। तुम्हारा भी तो वही खून है। राजकुमार दृष्टि से इसका आशय पूछ रहा था। युवती ने अधिक बातचीत करना अनावश्यक समझा। एक बार राजकुमार उठकर बाहर चलने लगा था, पर युवती ने हाथ पकड़कर डांट दिया, थोड़ी देर में सब मालूम हो जाएगा, घर के आदमियों के आने पर। खबरदार अगर बाहर कदम बढ़ाया। वीर युवक तारा की पलंग पर तकिए में सिर गड़ा पड़ा रहा। तारा उसके हाथ मुंह धोने और जलपान करने का इंतजाम करने लगी। धैर्य के बांध को तोड़कर कभी कभी दृष्टि से अपार चिंता झलक पड़ती थी। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अप्सरा का भाग 15, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।